यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर को, महिला पर्यवेक्षक को, और साथ ही हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आपका सेक्शन नंबर 1 से, जिसका नाम है पोषण व स्वास्थ्य। ठीक है, 55 नंबर में ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम लोग 3rd नंबर का जो सेक्शन है, गर्भवती की देखभाल कैसे की जाती है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर रखे जाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से वैक्सीनेशंस यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बात की जाए गर्भवती की देखभाल में, कुछ टॉपिक हमारे सामने हैं। सेक्शन नंबर 3 को यहाँ पर देखिएगा, इसका जो यूनिट 3 है, ठीक है, वजन की निगरानी कैसे करना है, मातृ शिशु रक्षा क्या होती है, खतरे से क्या क्या बचाव होते हैं, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच यहाँ पर जो करी जाती है, तो टोटल कितनी जांच यहाँ पर करी जाती है वो आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो, ये पूरा जो आपका 3rd यूनिट है आपसे कितने नंबर में पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर 7 नंबर में पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर की पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करनी है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि क्वेश्चन क्या सच में 7 नंबर में पूछे गए, तो यस, डेफिनेटली आप किसी भी शिफ्ट का कोई भी पेपर उठाकर देख लेंगे तो उसमें आपको 7 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिल जाएंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो उसमें मेन जो आपका सब्जेक्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें सारे ही क्वेश्चन आपके सेम इसी पैटर्न पर है। जस्ट लाइक आप ये 10 क्वेश्चन हमने निकाले फर्स्ट शिफ्ट से, ये 10 ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से, और साथ ही जो वैक्सीनेशन यहाँ पर होती है उससे रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कहाँ से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो आप सबसे अच्छा तरीका ये अपना सकते हैं कि यहाँ पर एक एमसीपी कार्ड दिया जाता है। ठीक है, हर गर्भवती महिला को जो है एमसीपी कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसके थ्रू जो है पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुरक्षित मातृत्व गर्भवती महिलाओं के लिए पुस्तिका, ठीक है, हमने ये यहाँ पर ली है, और किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय जो है मध्य प्रदेश, उसके द्वारा ये जो है पुस्तिका हर एक माता को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, A to Z आपको सारी ही चीज़ें प्रोवाइड की गई है। तो यहीं से अपन पूरे के पूरे 7 नंबर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका फर्स्ट सेशन यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक बेसिक जानकारी, और जितने भी प्रकार के टेस्ट और वैक्सीनेशन होते हैं वो आपको एमसीपी कार्ड के अंदर मिल जाएंगे। तो वो पूरा कार्ड अपन आज डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 क्लासेस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और A to Z जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की कैसे देखभाल की जाती है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए मातृ एवं शिशु सुरक्षा की, यानी कि एमसीपी कार्ड की। इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है, एमसीपी, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड इसको यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो, भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड जो माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करता है, एमसीपी कार्ड यहाँ पर कहलाता है। क्योंकि अब देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि ये आया कब था। 2010-11 में इस कार्ड को लॉन्च किया गया था। तो क्या उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या? यस, उससे पहले भी इसी प्रकार के कार्ड थे, लेकिन अलग अलग प्रकार के कार्ड थे। जैसे एक ममता कार्ड आपने सुना होगा, एक जच्चा बच्चा कार्ड होता है, तो उन सभी को रिप्लेस करके एक नया कार्ड, एक कॉमन कार्ड सभी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कार्ड जो होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये कार्ड होता है। इसमें सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना होता है, मंथ वाइज के कितने नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पर हुए हैं, प्रीवियस में जब टेस्ट हुआ था तो उस टाइम बीपी कितना था, शुगर कितना था, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक करी जाती है। और इसी में भी सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे दिए जाते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। सो एमसीपी कार्ड जो है 2010-11 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, मौजूदा टीकाकरण कार्ड, मतलब उस समय भी टीकाकरण कार्ड चलते थे, जैसे कि हो गया अपना जच्चा बच्चा कार्ड, और पहले से आईसीडीएस मातृ शिशु कार्ड को प्रतिस्थापित करना था। पहले इस टाइप का कार्ड चलता था, मातृ शिशु कार्ड चलता था, तो उसको रिप्लेस करके जो है एमसीपी कार्ड को यहाँ पर लाया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस कार्ड को अपन पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें A to Z जितनी भी प्रकार की बीमारी भी मेंशन करी गई है कि कहीं महिला को एक्लेम्सिया तो नहीं है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई है, हर एक चीज़ अपन एक एक वर्ड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो इसी कार्ड से बन रहे हैं, तो एक बार अपन इसी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, कार्ड का जो सबसे पहला बोल सकते हैं कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करना होता है महिला का। ठीक है, तो उस
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पंजीकरण क्रमांक, सारी चीज़ें जो फिल करी जाती है वो अपन देख लेते हैं। किसके द्वारा फिल करा जाता है? एएनएम हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वहाँ पर बैठेगा वो उस व्यक्ति जो है, वो महिला जो है इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करवाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल रहती है? सबसे पहले उस महिला का नाम, उनकी उम्र क्या है, पति का नाम, फ़ोन नंबर, पता, एड्रेस यहाँ पर रहेगा। जीवित बच्चों की संख्या, बालक है, बालिका है, कितने बालक कितनी बालिकाएं, वो, माहवारी की लास्ट डेट यहाँ पर क्या थी, और प्रसव की संभावित तिथि यहाँ पर क्या हो सकती है। ठीक है, और उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फिल करी जाती है। ओके, फिर क्या फिल करा जाता है? तो इसमें एएनएम का मोबाइल नंबर। अब इन सारे मोबाइल नंबर को यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो तो महिला इन नंबर पर कॉल करके बात कर सकती है। तो ये कार्ड किसके पास रहेगा? महिला के पास रहेगा। ठीक है, तो एएनएम जो होता है उनका फ़ोन नंबर। अब एएनएम कौन होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन होते हैं, आशा कौन होते हैं, इनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले एएनएम का नंबर लिखा जाएगा, देन एजीडब्ल्यू आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, देन आशा कार्यकर्ता का कॉल सेंटर का नंबर, जेएसवाई पंजीकरण क्रमांक। अब जो जननी सुरक्षा योजना स्कीम यहाँ पर चलती है, अगर कोई भी महिला उस कैटेगरी से बिलोंग करती है ना, उसके कुछ क्राइटेरिया है, तो ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, हर एक महिला का अपना एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बीपीएल लाभार्थी क्रमांक यहाँ पर लिखना होगा। समीपस्थ बीमांक और समीपस्थ सीमांक का जो फ़ोन नंबर है वो लिखना पड़ेगा। सभी प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात और स्वास्थ्य शिशु जांचों पर और प्रसव के लिए जाते समय है ना, अपना एमसीपी कार्ड आपको साथ लेकर जाना है। मतलब जो महिला जिसके पास ये कार्ड रहेगा, जब भी वो चेकअप के लिए आएगी, क्योंकि टोटल मिनिमम 6 चेकअप यहाँ पर किए जाते हैं, मतलब कम से कम आपको 6 बार चेकअप के लिए जाना है। ठीक है, और अगर देखें मैक्सिमम अगर लगता है तो आप जा सकते हैं, तो मिनिमम 6 बार तो जाना ही है। तो जब भी जाएं तो ये एमसीपी कार्ड साथ में लेकर जाना है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं एएनएम से। ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें एएनएम का नंबर लिखा जाता है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो है यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सहायक नर्स दाई, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, एक महिला स्वास्थ्यकर्ता जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान करती है, इनको प्रॉपर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़े लेवल पर आप एएनएम को कंसीडर कर सकते हैं। फिर एएनएम अक्सर गांवों में स्वास्थ्य सेवा के लिए संपर्क का पहला बिंदु होते हैं और उन्हें सुरक्षित और प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। कौन? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ को। ठीक है, दूसरा था इसमें जेएसवाई का पंजीकरण करवाना। तो जननी सुरक्षा योजना, अब ये क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया था और कौन महिला इस कैटेगरी में आती है? तो जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई भारत सरकार की एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को जो है यहाँ पर कम करना। ठीक है, तो मेन इसका पर्पस क्या है? एक प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम है जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच में संस्थागत प्रसव को, कि प्रसव जो है सही तरीके से यहाँ पर हो सके। अगर हम लोग कहें तो पुराने समय में ऐसा किया जाता था कि प्रसव जो है, डिलीवरी जो है वो घर पर ही करवा दी जाती थी, क्योंकि हॉस्पिटल जाना और वो प्रोसेस बहुत कॉस्टली यहाँ पर हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जेएसवाई स्कीम को लॉन्च किया गया है। शुरू कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को जो है भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, कार्यान्वयन की बात करें तो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी राज्य से छूटा हुआ नहीं, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है कम प्रदर्शन करने वाले राज्य, इन पर विशेष ध्यान देते हुए इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन आ जाते हैं, कौन इसके लाभार्थी यहाँ पर रहेंगे, कौन इसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं? तो पात्र गर्भवती महिला को माता की आयु और बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना नगद सहायता यहाँ पर मिलती है। 3 किश्तों में जो है यहाँ पर पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि उस माता की मिनिमम या मैक्सिमम एज जितनी होनी चाहिए, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जो चाइल्ड पॉलिसी है वो इन पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो वो सबकी परवाह किए बिना यहाँ पर नगद सहायता प्रोवाइड की जाती है। पात्रता की बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार और एसटी वर्ग की महिलाएं जो है इसके लिए पात्र रहेगी। प्रसव और प्रसव के बाद की देखभाल की बात की जाए तो यह योजना प्रसव के समय से स्टार्ट हो जाती है, प्रसव से पहले मतलब 9 महीने और आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, 15 महीने की पूरी ये सहायता यहाँ पर रहती है। तो ठीक है, उसी समय पर जो टाइम टू टाइम चेकअप यहाँ पर लगते हैं वो सारी चीज़ें। ओके,
चलिए, अब सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच की कड़ी की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो यह योजना मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि आशा है, ठीक है, को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच में एक प्रभावी कड़ी के रूप में यहाँ पर माना जाता है। तो आशा कार्यकर्ता जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लॉन्च करी, अब डायरेक्टली महिला को तो उसकी जानकारी होगी नहीं, तो आशा महिलाओं के थ्रू, जो आशा कार्यकर्ता होती है उनके थ्रू ये जानकारी इन महिलाओं तक पहुँचाई जाती है, ठीक है, और उनको पूरी प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये सारी जो जानकारी होती है आशा कार्यकर्ता के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जो इससे पहले JSY से पहले NMBS सुरक्षित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यहाँ पर चलती थी, है ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो उसको रिप्लेस करके JSY को यहाँ पर लाया गया, जननी सुरक्षा योजना को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। तो अब यदि देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर कौन होते हैं? एक महिला जो भारत में एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। इनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माता को स्वास्थ्य, पोषण, स्तनपान करवाना, शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना और परामर्श यहाँ पर देती है। ये विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण उपाय अपनाने का लिए भी प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये सारे कार्य किसके ऊपर आ जाते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि MCP कार्ड जो बनाया गया है, किन किन चीज़ों को इसके अंदर फोकस किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड जो माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा, राइट, सरकार के द्वारा जो जो भी स्कीम लाई गई है उसको पहुंचाने में मदद करेगा, दैट इज MCP कार्ड। यह कार्ड माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण और निम्नलिखित में भी मदद करता है। किस किस में? कॉम्प्लेक्सिटी को पहचानना, जैसे कि ये कार्ड में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहेगी कि महिला को कोई किसी भी प्रकार की विकृति तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ताकि समय से पहले ही उसका उचित प्रबंध और यहाँ पर किया जा सके, ठीक है। तो यह कार्ड गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान जटिलताओं को पहचानना, संदर्भ और प्रबंधन में मदद कर सकता है। इसीलिए इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। टीकाकरण भी इसी के अंदर आ जाएगा। यह कार्ड यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि शिशु और बच्चों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण मिले। स्तनपान, यह कार्ड शीघ्र एवं केवल स्तनपान को बढ़ावा देने में भी यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। और विकास की निगरानी करना, यह कार्ड शिशु और बच्चों के विकास की निगरानी करने में भी यहाँ पर मदद कर सकता है। अब MCP कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? इन शॉर्ट में यदि हम लोग देखें तो वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी रहेगी, विटामिन A की डोज के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, बच्चे की जन्म तिथि, नाम और लिंग, ये सारी जानकारी रहेगी, माता पिता का नाम रहेगा, बच्चे का पता और स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा यहाँ पर होती है, जैसे एक परिवार नियोजन कार्यक्रम हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। और यदि देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान खतरे के क्या क्या संकेत होते हैं, संस्थागत प्रसव का महत्व क्या होता है, जन्म की तैयारी, नवजात शिशु की देखभाल, पोषण अभियान कार्यक्रम, MCH कार्ड और सेवाओं के व्यापक उपयोग की यहाँ पर वकालत करता है। मतलब सारी A to Z जो भी गर्भवती महिला से संबंधित यहाँ पर चीज़ें हैं, उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी इस कार्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक बेसिक अपन ने पढ़ा है MCP कार्ड क्या होता है, क्यों इसको लाया गया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और इसमें किस किस प्रकार के टेस्ट दिए गए हैं, है ना, किस समय पर कौन से टेस्ट करवाने हैं, है ना, मंथ वाइज हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले आप ये एक बार देख लीजिए, है ना, ये सारे आपको इस साइड जो दिख रहे हैं ये सारे कार्ड की इमेजेस है ना, कार्ड में जो जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी जानकारी आपको यहाँ दे रखी है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, देन फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। इसी से मैं आपको बता रही थी ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो टोटल कितने टेस्ट यहाँ पर होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, है ना, कि कितनी बार, कम से कम कितनी बार जांच करवानी चाहिए, है ना, वो चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है, ओके। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपके कांटेक्ट में या आपकी जान पहचान में ऐसी कोई महिला है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, तो आप उनसे इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते रहें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बहुत मायने रखता है,
ठीक है, या फिर कहीं से आपके पास कार्ड अरेंज हो पाता है, या फिर आप नेट पर भी देखें तो अगर आप उसका प्रिंट निकलवा लें और अपने पास रखें और डेली आप उसको देखें, है ना, टाइम टू टाइम आप उसको जैसे जस्ट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपने ये पूरा कार्ड एक बार पढ़ लिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। जो हमारे डाइट प्लान होते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर बताई जाती है। ठीक है, तो एक रेगुलर बेसिस पर आप उनसे बातचीत करते रहे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपको उनसे सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको पूरा नॉलेज होना यहाँ पर ज़रूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भवती होने का पता चलते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण करवाएं। गर्भवती महिला को 4 प्रसव पूर्ण ANC जांचें करवाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब जो ये जांच होती है, जो ये टेस्ट होते हैं, इनको ANC टेस्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, अब ये ANC टेस्ट क्या हो गए, द एंटीनेटल केयर के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है। ठीक है, एंटीनेटल केयर जो टेस्ट होते हैं वो करवाना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि कितनी प्रसव पूर्व कितनी जांच यहाँ पर करवाई जाती है, तो 4 यहाँ पर करवाई जाती है। प्रसव के बाद कितनी करवाई जाती है, तो उसके बाद 2 करवाई जाती है। तो टोटल 6 टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है, 4 पहले और 2 बाद में। ओके, चलिए तो अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि गर्भवती महिला पर प्रसवपूर्ण देखभाल ANC प्रोफाइल परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, ताकि माँ और बढ़ते बच्चे दोनों के समग्र स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है पहली ANC जांच कब होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो कार्ड दिया गया ये महिला को ही दिया गया, तो बार बार जो मेंशन किया गया महिला को ही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको ये करवाना है, आपको ये चीज़ करवानी है। ठीक है, तो आप उस कंटेक्स्ट में लेकर चलेंगे इन चीज़ों को। पहली ANC जांच पहली माहवारी छूटते ही या माहवारी छूटने के पहले 3 महीने के भीतर, मतलब ये जो जांच है फर्स्ट वाली वो विद इन 3rd मंथ, है ना, 3 महीनों के अंदर अंदर ये जांच हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी ANC जांच जो होती है वो 4th से 6 महीने के बीच में आप सेकेंड टेस्ट यहाँ पर करवा सकते हैं, है ना। तीसरी ANC जांच जो होगी वो 7वें से 8वें महीने के बीच में, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये पहले 3 महीने तक तो ये हो गई। ठीक है, 4th 5th में आप एक बार ये टेस्ट करवा सकते हैं, मिनिमल है। आप मैक्सिमम अगर देखो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, जस्ट लाइक एनीमिया की समस्या है, कैल्शियम की कमी हो गई या किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर 2-3 बार बुला लिया जाएगा 1 महीने में। अब उसके भी पॉसिबल केसेस अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब तीसरी वाली जो जांच होती है वो 7 से 8 मंथ के अंदर होती है, और लास्ट वाली जो होती है 9 मंथ जो फुल टाइम होता है उसमें एक फाइनल टेस्ट यहाँ पर होता है। जस्ट रेगुलर चेकअप, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है, तो जस्ट वेट, BP, शुगर, ये नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाएगी। ठीक है, नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच करवाना और आपको और आपके बच्चे की जटिलताओं से बचाता है। जच्चा बच्चा यानी माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। साथ ही महिला का बैंक में खाता खुलवाना, ठीक है, अगर वो उस कैटेगरी से JSY के अंदर कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट यहाँ पर हो गए, ANC का फुल फॉर्म हो गया। तो 2 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ पर बन जाएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं एंटीनेटल केयर जो होता है यहाँ पर ANC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, हर प्रसव पूर्व जांच में खून व पेशाब की जांच यहाँ पर करी जाती है, BP चेक किया जाता है, वजन व पेट की जांच यहाँ पर करी जाती है। यह सुनिश्चित कर ले कि आपको IFA की गोलियां यहाँ पर मिल रही है, मतलब ये कार्ड महिला के पास है, महिला खुद बैठकर पढ़ रही होगी, तो महिला को बोला गया है कि ये सुनिश्चित कर लें कि उस महिला को यहाँ पर IFA की मेडिसिन यहाँ पर मिल रही है। अब ये IFA क्या है, आयरन और फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, आयरन और फॉलिक एसिड की मेडिसिन यहाँ पर मिल रही है। अब इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि कितनी मात्रा में यहाँ पर देनी चाहिए। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, और अभी रिसेंट में एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है 2023 में, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली अभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से और अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले IFA की मेडिसिन यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो महिला को सुनिश्चित करना है कि उसको मिली है या नहीं मिली है। दूसरा, यहाँ पर इंजेक्शन लगेंगे TT के, टिटनेस और टॉक्साइड का जो अपन कहें, तो यहाँ पर इंजेक्शन या एक बोल सकते हैं वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाता है। अगर ज़रूरत हो तो, या अगर आपको कहा गया हो तो चिकित्सक की सलाह लेने को बोला गया है, तो वो आप ज़रूर से लें। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से टेस्ट हो गए जो करवाना ज़रूरी है हर बार जब भी आप आएंगे, एमसीपी कार्ड लेकर महिला जब आएगी तो उनके ये सारे टेस्ट करने हैं। ठीक है, खून की जांच हो गई, यूरिन टेस्ट यहाँ पर हो गया, बीपी हो गया, वजन और पेट की जांच यहाँ पर करनी है। ठीक है, आईएफए की मेडिसिन यहाँ पर मिलेगी, टीटी का इंजेक्शन आपको यहाँ पर लगवाना होगा। ठीक है, खून की कमी का पता लगाने के लिए जो है आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच यहाँ पर करवाएं कि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। सेकेंड, अपना वजन ज़रूर से नपवाएं। गर्भावस्था के दौरान औसतन जो है 9 से 11 किलो वजन यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और भी समस्या होती है कि जो 9 से 11 किलो वजन है ये तो एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, कि एकदम से 2 से 3 महीने में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, या फिर ऐसा है कि बिल्कुल न के बराबर बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें फिर एक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, तो एक ऑन एन एवरेज 9 महीने के अंदर जो है 9 से 11 किलो वजन यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, मूत्र में एल्ब्यूमिन और शुगर की जांच यहाँ पर होगी, है ना, कि मूत्र में एल्ब्यूमिन और शुगर तो नहीं है, इसकी जांच यहाँ पर करी जाएगी। किसके थ्रू? यूरिन टेस्ट के थ्रू। शुगर तो आप समझते ही हैं, है ना। अब एल्ब्यूमिन यहाँ पर क्या होता है? एल्ब्यूमिन बेसिकली प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये प्रोटीन फैमिली क्या है? देखो, अगर रक्त में प्रोटीन यहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स कि किडनी से संबंधित कोई भी समस्या यहाँ पर हो सकती है, किडनी से संबंधित कोई भी डिसीज यहाँ पर हो सकती है, तो इसकी जांच करवाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो, हीमोग्लोबिन की हम लोग बात कर रहे थे कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी का जल्दी पता लगाना और उसके उपचार करने में मदद मिल जाती है। तो जब महिला विद इन 3 मंथ, शुरुआत के 3 महीनों में ही पहली बार टेस्ट करवाने के लिए जाएगी, तो अगर वहीं पर कोई दिक्कत होगी तो वहीं पता चल जाएगा, तो ईजिली उसका उपचार हो सकता है और बच्चे पर भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। एल्ब्यूमिन और शुगर का पता लगाना आपके और आपके बच्चे की स्थिति को गंभीर स्थितियों से यहाँ पर बचाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहला देखना, टीटी का इंजेक्शन यहाँ पर लगवाना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग जो महिला है वो किससे बची हुई रहेगी? टिटनेस से यहाँ पर बची हुई रहेगी, है ना। तो 1 महीने के अंतर पर टीटी के इंजेक्शन के 2 टीके यहाँ पर लगवाने हैं, तो पहली ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पर हो गया आयरन और फॉलिक एसिड की मेडिसिन यहाँ पर देना। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान आयरन यानी कि लौह तत्व और फॉलिक एसिड की 100 गोलियां यहाँ पर दी जाती है ना। इस टाइप से 100 मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है। शुरू में 100 मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है और गर्भावस्था के 4थे महीने से आईएफए की 1 गोली रोज भोजन के उपरांत यहाँ पर लेनी चाहिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ में सजेस्ट नहीं किया जाता है, 4th महीने से, 4थे महीने से जो है यहाँ पर शुरू किया जाता है, क्योंकि एट द सेम टाइम 4th मंथ से जो है कैल्शियम की मेडिसिन मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग ऑन एन एवरेज एक दिन की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि 1 ग्राम यहाँ पर लगता ही है, डेली का 1 ग्राम चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, महिला को 500 mg की 2 मेडिसिन यहाँ पर दी जाती है, जो कि एक सुबह लेनी रहती है और एक शाम को यहाँ पर लेनी रहती है। ठीक है, तो गर्भावस्था के 4थे महीने से आईएफए की 1 गोली रोज भोजन के उपरांत यहाँ पर लेनी है। अगर आप में खून की कमी है तो आपको आईएफए की 2 गोलियां रोज लेनी है, एक सुबह खाने के बाद और एक शाम को खाने के बाद। ठीक है, रोजाना आईएफए की 1 गोली लेने से माँ में खून की कमी नहीं होगी और स्वस्थ शिशु का जन्म यहाँ पर सुनिश्चित होगा। ठीक है, मतलब बच्चा स्वस्थ यहाँ पर पैदा होगा। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, जितना महिला को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर उसमें 3 ऑप्शन थे और 4th था ऑल ऑफ दी अबोव, तो हमने टिक किया था ऑल ऑफ दी अबोव के अंदर। ठीक है, तो अब क्या क्या क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 10 से 12 किलो ही बढ़े, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, है ना। ऑन एन एवरेज 10 से 12 किलो के बीच में होना चाहिए। विशेष रूप से खाना खाने के 1 घंटे के अंदर चाय, कॉफ़ी अथवा तंबाकू या किसी भी प्रकार के मादक पेय पदार्थ, उन सबका सेवन नहीं करना है। उनका तो बिल्कुल करना ही नहीं है, लेकिन चाय, कॉफ़ी की बात करें तो 1 घंटे के भीतर, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इन तक बिल्कुल सेवन नहीं करना है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के बाद धूम्रपान या तंबाकू के सेवन से बचें। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद इन सभी चीज़ों से यहाँ पर बचना चाहिए। कोई भी भारी काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। पर्याप्त नींद यहाँ पर लेनी चाहिए। रात को पर्याप्त आप 8 घंटे सोएं और दिन में भी 1 से 2 घंटे यहाँ पर आपको रेस्ट करना है। और जब भी आप आराम करें तो लेट कर करें, ताकि जो है बच्चे को भी पूरे तरीके से यहाँ पर पोषक तत्व माँ से प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान रखने हैं, एक बार आप ये देख लीजिए। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट का सेवन करना चाहिए। 100 दिन के लिए टैबलेट आपको यहाँ पर मिलेगी और एक टैबलेट हर रोज़ यहाँ पर सेवन करना है। फिर वो डॉक्टर चेक करेगा, अगर ज़रूरत लग रही है तो उसको एक दिन में 2 भी करेगा या फिर एक दिन में 1 कर देगा। ठीक है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल की एक खुराक लेने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। 400 mg का जो है एल्बेंडाजोल यहाँ पर दिया जाता है। अब ये क्या करता है, ये पेट कृमि यानी कि पेट में जितने भी कीड़े होते हैं, है ना, जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं कि जो भोजन हम लोग सेवन कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है ना। तो उसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि दूसरी तिमाही में एक खुराक जो है इसकी ले ली जाए, एल्बेंडाजोल की ले ली जाए। अब ये एरिया स्पेसिफिक होती है ना, जैसे कि हमारे क्षेत्र की मिट्टी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो उससे संभावित है कि जो भोजन हम लोग सेवन कर रहे हैं वो इतना स्वस्थ नहीं होगा, तो उस केस में ये सजेस्ट किया जाता है। तो ये एक ऑप्शनल रहता है। ठीक है। गर्भवती महिलाओं को 4 सप्ताह के अंतराल पर टिटनेस टॉक्साइड की 2 खुराकें यहाँ पर देनी चाहिए, है ना। तो टीटी की 2 खुराक यहाँ पर दी जाती है, वो 1 महीने के भीतर में। किसी खाद्य पदार्थ के बारे में किसी भी भ्रांति या सामान्य मिथक से बचना है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के दौरान पपीते का सेवन नहीं करना। ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी मिथ वगैरह यहाँ पर होते हैं उन सभी से यहाँ पर बचना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऑफिशियली सजेस्ट नहीं करी गई हो या ANM के द्वारा या यहाँ से सजेस्ट नहीं करी गई हो, उनको सच नहीं मानना है। गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के बाद शराब मदिरा का सेवन करना और सिगरेट पीने से यहाँ पर बचना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है, जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसी से बनते हैं। फिर इसमें एक प्रोग्राम और अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये कनेक्टेड है IFA से ही, है ना। आयरन फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन है उसी से कनेक्टेड है। तो एक प्रोग्राम आया है, देखो WIFS करके, दैट इज़ वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण। अब ये किन लोगों के लिए आया, ये उन सब लोगों के लिए आया है जिनको ये कमी यहाँ पर हो सकती है। तो इसमें मेनली अभी जो कवर किया गया है, क्योंकि अभी अपन देखें तो गर्भवती जो महिला है उनके लिए ये ऑलरेडी है। अब इसको लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पर किशोर लड़के और किशोर लड़कियों के लिए। ठीक है, किशोर और किशोरियों दोनों के लिए इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि एडोलसेंस स्टेज में भी देखा जाता है कि इसकी कमी होती है, तो उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। उनको भी ये मेडिसिन लेने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। तो ये कैसे होगा, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको अपन किसी और दिन अलग से डिस्कस करेंगे। मतलब इन्हीं 5 दिन की क्लासेस में अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपन MCP कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी को अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है, पेट की जाँच यहाँ पर करना। तो पेट को छूकर यहाँ पर परीक्षण करना, ताकि गर्भ अवधि के अनुसार शिशु के विकास स्थिति और हृदय गति, जो उसका FH4 यहाँ पर होता है, दैट इज फेटल हार्ट रेट, उसका पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही महिला आ रही है तो एक एक टेस्ट अब स्टार्ट हो जाएंगे कि उसको पेट को छूकर यहाँ पर महसूस किया जाएगा कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका हार्ट बीट कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें ये फंडल हाइट यहाँ पर बताई गई है कि जैसे जैसे एक एक मंथ यहाँ पर आगे बढ़ता है तो वीक वाइज यहाँ पर बताया गया है कि 12 वीक में किस प्रकार से ग्रोथ होगी, 16 मंथ में किस प्रकार से जो है यहाँ पर इंक्रीज होगा, फंडल हाइट किस प्रकार से बनेगी 20 वीक में। तो ये पूरा वीक वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे कि किस समय पर कितनी हाइट यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए और किस प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए और कैसे इसको मेज़र किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये गर्भावस्था में शिशु के विकास की प्रगति को शो करेगा कि अंदर बच्चा जो है कितना डेवलप यहाँ पर हो रहा है। गर्भकाल के 12वें हफ्ते के बाद गर्भाशय का एक उदरीय अंग यहाँ पर विकसित हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था एवं फंडल हाइट गर्भावस्था के 24 हफ्तों के बाद यहाँ पर मेल खाने लग जाती है। फिर एक कॉमन प्रोसेस यहाँ पर होगा कि धीरे धीरे जो है अपन वीक वाइज यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि फंडल हाइट नापते समय महिला के पेट सीधे हो न कि मुड़े हुए हो। तो जब भी इस हाइट को यहाँ पर मेज़र किया जाएगा, ये पूरा आपको वीक वाइज यहाँ पर बता रखा है, तो उसमें ये साफ बताया जाता है कि महिला के पेट सीधे होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले बच्चे की स्थिति एवं
प्रस्तुति का महत्व गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों 32 हफ्तों में यहाँ पर रहता है। इससे पहले शिशु के अंगों का पल्पेशन यानी कि हाथ से छूकर महसूस करना ही महत्व रखता है। ठीक है, तो शुरुआती समय में जो है उसको जो है हम लोग बोल सकते हैं कि छूकर यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, या फिर माँ से पूछ सकते हैं कि उनको पेट में किस प्रकार की हलचल यहाँ पर महसूस हो रही हो। ठीक है, अधिकतर गर्भावस्था में शिशु की सामान्य स्थिति जो है लॉन्गिट्यूडल लंबवत यहाँ पर होती है। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। इसके अलावा कोई भी स्थिति जो है असामान्य यहाँ पर हो सकती है। असामान्यता के चलते महिला को कहाँ पर रेफर कर देना चाहिए? एमओ के पास, मेडिकल ऑफिसर के पास रिफर कर दिया जाता है। अब लॉन्गिट्यूडल का मतलब या इसके अलावा जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर आड़ा हो चुका है, बच्चा टेढ़ा हो चुका है, या फिर बहुत सारी बार देखता है कि अपन जो उसकी प्लेजेंटा होती है उसी के अंदर बच्चा फंस जाता है, जिसके कारण वो हलचल नहीं कर पाता है। तो कई सारे सिनारियोज यहाँ पर हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ या असामान्यता यहाँ पर लगती है तो एमओ के पास उसको रेफर किया जाना है। ठीक है, यदि गर्भस्थ शिशु की धड़कन यानी कि FHR फेटल हार्ट रेट जो है 120 से 160 बीट्स पर मिनट है तो फिर ये नॉर्मल है। लेकिन यदि 120 बीट्स पर मिनट से कम है या फिर 160 से ज़्यादा है तो ये फिर एबनॉर्मल है ना। तो डायरेक्टली उसे फिर वापस से आगे रेफर करना होगा। ठीक है, 120 से कम नहीं होनी चाहिए और 160 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये मेज़र कैसे करना है वो भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। तो गर्भावस्था के 24वें सप्ताह तक पहले गर्भस्थ शिशु की धड़कन जो है फेटल हार्ट रेट पेट के द्वारा स्टेथोस्कोप या फेथोस्कोप जो होता है उससे मेज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें इतना क्लियर साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो 24वें सप्ताह तक आप माँ से पूछ सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई हलचल हो रही हो तो आप उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, ये माता से ही पता चलेगा 24वें सप्ताह तक। उसके बाद आप स्टेथोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं और फेथोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा सही होता है फेथोस्कोप का यूज़ करना। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही एक्यूरेटली विदाउट एनी नॉइस हम लोग जो है बच्चे की हार्ट बीट को यहाँ पर फेटल हार्ट रेट को यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन ही गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर किया गया है। एक फनल टाइप का ये रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है, इससे सुना जाता है। ठीक है, तो इसको माँ के पेट के माध्यम से बच्चे के दिल की धड़कन की आवाज़ को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्रसवपूर्ण देखभाल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, बाकी स्टेथोस्कोप के बारे में आपको पता ही है कि किस तरीके से इसमें जाँच करी जाती है। जो डॉक्टर आपको भी चेक करते हैं तो वो उसी के थ्रू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। पिछले प्रसूति इतिहास के कारण महिला को विशेषज्ञ के पास रेफर कर भेजने के संकेत, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इस महिला को जो है, मतलब जो आपके सामने आएंगे जिनका आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको आप यहीं पर टाइम टू टाइम टेस्ट करेंगे या फिर इनको आगे भेजना है, मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल में जाकर उनके प्रॉपर सारे चेकअप्स वगैरह होंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से केस होंगे जिसमें महिला को आगे रेफर करना होगा? तो सबसे पहला केस यहाँ पर देखिएगा, मृत जन्म, स्टिल बर्थ एवं नवजात की मृत्यु। अगर पहले कभी ऐसा सीन हुआ है उनके साथ, है ना, तो उस केस में जो है आगे रेफर करना है। ठीक है, ये पूरा उनका हिस्ट्री होगा। इस हिस्ट्री में से कोई भी एक हिस्ट्री जो उनके साथ हो रखी होगी उस महिला के साथ, उन्हें फिर अपन आगे रेफर करेंगे। 3 या उससे ज़्यादा लगातार संवत अबॉर्शन यहाँ पर हो चुके हैं, मिसकैरेज यहाँ पर हो चुके हैं, तो उस केस में भी फिर से आगे रेफर किया जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या अवरुद्ध प्रसव यहाँ पर हुआ है कि बच्चा जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब लास्ट वाले केस में उनके साथ ऐसा हो गया हो, श्रोणी से बच्चा खुद से बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तो इस प्रकार का अगर कोई केस है, ये अभी अपन पूरा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री आप पूछोगे, दैट मीन्स कि हमें पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अपन अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपरिपक्व जन्म हुआ, प्री मेच्योर बेबी यहाँ पर हुआ हो या फिर जुड़वा हुआ हो या एक साथ या उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हुए हो, तो इस केस में या किसी भी प्रकार का कोई भी सीन महिला की हिस्ट्री में है तो भी उसे आगे रेफर किया जाएगा। पिछली संतान का वजन 2500 ग्राम से कम या 4500 ग्राम से अधिक था, मतलब वो कि बच्चे का वजन कम है या बच्चा होते ही ओवरवेट है, तो उस केस में भी बच्चे को आगे या महिला को जो है आगे रेफर करना पड़ेगा। हाई बीपी उनको है, प्री एक्लेम्सिया है या फिर एक्लेम्सिया है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई संबंधी विकृति यहाँ पर हो सकती है, तो ये दोनों ही अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक्लेम्सिया क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, तो दोनों ही केस हाई बीपी के केस में होते हैं कि बीपी बहुत हाई रहता है, तो उसमें भी फिर अपन उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उनको आगे रेफर करना होगा।
प्रजनन मार्ग की कोई शल्य क्रिया यहाँ पर करवा रखी है तो उस केस में भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। जन्मजात विकृति जस्ट लाइक कंजाइटल एनामली यहाँ पर हुई तो उस केस में भी आगे रेफर करेंगे। एक एक पॉइंट अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बांझपन के बाद उपचार करके गर्भधारण को यहाँ पर किया है, ठीक है, तो उसको भी फिर आगे रेफर करेंगे। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई विकृति बच्चे को है या फिर काइफोसिस है या पोलियो है तो उस केस में भी बच्चे को आगे रेफर किया जाएगा। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर महिला का है तो ये सबसे बड़ा सीन यहाँ पर हो सकता है, सबसे बड़ा केस यहाँ पर हो सकता है कि उसको फिर उस केस में आगे ही रेफर करना पड़ेगा, उसे फिर हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अगर महिला का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो 90% चांस है कि वो बच्चा जो है सर्वाइव नहीं करेगा अगर किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं लिया गया उस महिला के द्वारा। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग चलता है। अगर महिला का RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और इन केस बच्चा RH पॉजिटिव यहाँ पर निकलता है तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, या तो उस केस में माता को बचाया जा सकता है या केवल बच्चे को बचाया जा सकता है। तो वो सीन होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि इसका उपचार कैसे किया जाए या इस महिला को कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाधित प्रसव की, तो जिसे लेबर डिस्टोसिया के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यह वह स्थिति होती है जब बच्चा शोनी से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि प्रसव के दौरान यह शारीरिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है या फिर गर्भाशय जो है सामान्य रूप से सिकुड़ जाता है। तो उस केस में यहाँ पर बच्चे को बाहर आने में समस्या होती है, तो उस केस में भी महिला को आगे रेफर करना होता है। दूसरा आ गया अपना प्रीलैम्सिया, ठीक है, एक्लेम्सिया और जो अगर अपन इसकी बात करें, ठीक है, प्रिक्लैम्सिया की, तो दोनों ही चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं। एक प्रकार का गंभीर रक्तचाप विकार है, मतलब यही कनेक्टेड है बीपी से, हाई बीपी से यहाँ पर कनेक्टेड है। इसमें माँ का ब्लड प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, यूरिन में जो है प्रोटीन का स्तर बढ़ने लग जाता है। ये आमतौर पर गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद विकसित होता है, ठीक है। ये किस समय होता है? गर्भावस्था के समय पर ही डेवलप होता है। प्रिक्लेम्सिया की वजह से माँ के शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, किडनी लीवर को नुकसान, मस्तिष्क की चोट और अन्य प्रकार के गंभीर दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। माँ और बच्चों दोनों के लिए ये चीज़ खतरनाक होगी। तो प्रिक्लेम्सिया की वजह से प्लेजेंटा जो है, अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि महिला को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ के साथ यहाँ पर बच्चे को भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो प्लेजेंटा जो है समय से पहले ही बच्चे से अलग हो जाती है और बच्चा समय से पहले ही यहाँ पर पैदा हो जाता है। प्रिक्लेम्सिया से पीड़ित महिलाओं को दौरे भी यहाँ पर पड़ते हैं, महिला कोमा में भी जा सकती है, तो उस केस को एक्लेम्सिया यहाँ पर कहा जाता है। कि हाई बीपी और इतनी सारी सिचुएशन होने की वजह से महिला को थोड़े थोड़े समय में दौरे पड़ना, कोमा में चले जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? एक्लेम्सिया कहलाती है, ठीक है। प्रिक्लेम्सिया के इलाज के लिए गतिविधि में बदलाव करना, अस्पताल में भर्ती करवाना, ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाएं लेना, है ना, और बच्चे का प्रसव करवाना, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड रहती है। दौरे को रोकने या बंद करने के लिए नर्स के द्वारा जो है मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्लेम्सिया और प्रिक्लेम्सिया। अब दूसरा जो आ जाता है, जो हमने देखा था कि किसी भी प्रकार की कोई आनुवंशिक विकृति तो नहीं है, जस्ट लाइक कंजाइटल एनामली तो नहीं है, इसे जन्मजात विकृति या जन्मजात असामान्यता भी यहाँ पर कहा जाता है। ये असामान्यताएं अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान यहाँ पर होती है, मतलब बच्चे को गर्भ के अंदर ही आ जाती है। जन्म के पहले, जन्म के समय या कभी भी बचपन में इसका पता चल सकता है। ये असामान्यताएं हल्की भी हो सकती है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर हो सकती है। कुछ जन्मदोष जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक यहाँ पर होते हैं, जैसे कि क्या क्या विकृति इसके अंदर हो सकती है? कटे होठ या कटे तालू के साथ बच्चे का जन्म होना, हृदय संबंधी दोष होना, जिसमें अपन ने देखा है कि बच्चे जो है यहाँ पर उनके हार्ट में छेद होता है या किसी भी प्रकार की वॉल में कोई समस्या होती है, तो हार्ट संबंधी किसी भी प्रकार का दोष हो सकता है। असामान्य अंग जैसे कि क्लब फुट यहाँ पर होना, लाइक दिस। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो हमें दिखता है कि उसके पैर यहाँ पर मुड़े हुए, तो कुछ केस में तो पट्टा वगैरह लगाकर इनको सही कर दिया जाता है, लेकिन कुछ केस में ये नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये होती है क्लब फुट समस्या, जिसमें बच्चे के जो पैर है वो मुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तंत्रिका नली संबंधी दोष यहाँ पर होना, जिसे स्पाइना बिफिडा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, उस केस में बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी है वो अच्छे से यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क संबंधी और तंत्रिका संबंधी कई रोग यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और अगला और सबसे बड़ा केस जो होता है वो महिला के ब्लड ग्रुप से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। अगर महिला का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव यहाँ पर है
ठीक है। अगर महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है और बच्चा इन केस RH पॉजिटिव होता है तो उसका रक्त प्रकार उसकी गर्भावस्था को यहाँ पर प्रभावित कर सकता है, इम्पैक्ट यहाँ पर कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, मान लो अगर माँ RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है तो माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करेगी, ठीक है। अब माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और वही एंटीबॉडी बच्चे की जो RBCs है उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है, RH असंगति के नाम से जाना जाता है। इससे बच्चे को गंभीर समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, RH असंगता को रोकने के लिए RHLG का इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। RH इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि रक्त का ही एक प्रोडक्ट होता है जो एक वैक्सीन की तरह यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है। आमतौर पर माँ को गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के आसपास पहला शॉट दिया जाता है और जन्म देने के 72 घंटे के भीतर दूसरा शॉट यहाँ पर दिया जाएगा। माँ को गर्भपात और प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग टेस्ट या गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव का यदि अनुभव होता है तब भी ये इंजेक्शन उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो ये केस जो है हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे तो उसे भी इस केस में अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसे आगे ही हॉस्पिटल में रेफर करना होगा। फिर पूरा जो ट्रीटमेंट है, टाइम टू टाइम विजिट हो गए, टेस्ट हो गए, तो वो वहीं पर होंगे फिर, ठीक है। क्लियर है। तो देखो इसके भी पॉसिबल केस यहाँ पर होते हैं, जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि माता तो RH नेगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, तो माता के शरीर से बनने वाली एंटीबॉडी जो है बच्चे की जो भी बनने वाली RBCs है उसको नष्ट यहाँ पर कर देगी, ठीक है। तो उस केस में बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसमें 3 केस यहाँ पर होते हैं, जैसे कि पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, माता का भी RH पॉजिटिव है, तो उस केस में बच्चा जो है RH पॉजिटिव ही होगा, तो उसमें कोई रिस्क यहाँ पर नहीं होगा बच्चे को। पिता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, माता भी RH नेगेटिव है, तो बच्चा भी मोस्ट प्रोबेबली RH नेगेटिव ही होगा, तो उसमें भी कोई रिस्क यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर पिता RH पॉजिटिव थे, माता जो है RH नेगेटिव है, तो उस केस में ये हो सकता है कि इन केस अगर बच्चा RH नेगेटिव हुआ, अगर इसके चांसेस हैं तो न्यूबॉर्न के यहाँ पर नए बच्चे के जन्म के कई सारे रिस्क यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। तो बस वही केस है कि यहाँ पर जो है पूरा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, अलग से जो चीज़ें होती है वो सारे टेस्ट वगैरह वो सब करवाने होंगे, ओके। चलिए अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक परीक्षण, अब इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट यहाँ पर होंगे। उसमें सबसे पहला आ जाता है एडिमा। एडिमा का नाम आपने बायो में भी सुना होगा या साइंस में भी सुना होगा, है ना। तो एडिमा बेसिकली सूजन से संबंधित समस्या है। ऐसी सूजन देखो महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय स्वेलिंग पैरों में आती है, ये मोस्ट कॉमन है, लेकिन किस प्रकार से आती है और कितने समय के लिए रहती है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सूजन जो कि शाम से प्रकट होती है और पूरी रात की नींद के बाद सुबह अगर समाप्त हो जाती है तो गर्भावस्था में इसको जनरल माना जाता है कि शाम को रहती है और सुबह होते से ही जब आप उठेंगे, जब वो महिला उठेगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगी, शाम को फिर आ जाती है। तो इस प्रकार की जो एडिमा होती है वो बहुत नॉर्मल होती है। चेहरे, हाथ, पेट की त्वचा, योनि के बाहर अगर किसी भी प्रकार की सूजन आ रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। फिर उस केस में आपको अपने चेकअप्स वगैरह करवाने होंगे। अब ये किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, ये हाई बीपी हो सकता है, ये कई सारे केस यहाँ पर इससे संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। यदि महिला को उसकी अंगूठियों में असामान्य कसाव की यहाँ पर कि उसकी जो वो रिंग पहन रही है तो आजकल वो टाइट हो गई है या थोड़ी सी सूजन यहाँ पर आ रही है तो वो एडिमा के संकेत यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत उसको आगे यहाँ पर रेफर किया जाएगा। यदि सूजन जो है उच्च रक्तचाप की वजह से, हृदय रोग, एनीमिया या प्रोटीन यूरिया के साथ हो तो उस महिला को मेडिकल ऑफिसर के पास ही रेफर करना पड़ेगा कि आपको ऑलरेडी उस महिला को ये सारी समस्या है, जस्ट लाइक कि उसको यहाँ पर एक्लेम्सिया है या उसको हाई बीपी यहाँ पर है या डायबिटीज़ या किसी भी प्रकार की कोई समस्या और उसके साथ भी यदि स्वेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली उसे आगे ही रेफर करना होगा। एक होता है नॉन पॉइंटिंग एडिमा, यानी कि दबाव डालने पर गड्ढा नहीं बना। जस्ट लाइक कि हाथ है, आपने उस पर से दबाया तो ना जहाँ पर स्वेलिंग आ रही है आपने उसको दबाया तो वो वापस वैसे ही फूल गया, तो उस केस में भी ये संकेत हो सकता है कि महिला जो है हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हो, ठीक है। थायराइड से संबंधित यहाँ पर समस्या हो सकती है या फिर फाइलेरियासिस यहाँ पर हो सकता है। जस्ट दैट मीन्स कि किसी कीट या मच्छर के काटने की वजह से, जैसे कि अपन जिसको फील पाव, हाथी पाव यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम भी यहाँ पर उस चीज़ के हो सकते हैं, तो उस केस में महिला को तुरंत आगे यहाँ पर रेफर किया जाना है। तो
तो पहला केस तो हो गया एडिमा, सूजन का पता लगाएं कि वो नॉर्मल वाली है या कोई अलग सीन यहाँ पर है। दूसरा केस होता है बीपी को जांच करना, ठीक है। यदि 4 घंटे या उससे अधिक अंतराल के बाद 2 बार बीपी को नापा जाए और दोनों बार ऊपरी स्तर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, अपन क्या मानकर चलते हैं कि बीपी आइडियल क्या होना चाहिए, जो ऊपरी लिमिट होती है 120 और नीचे वाली जो लिमिट होती है 120/80 यहाँ पर होनी चाहिए, है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसमें सिस जो है आपका 120 और डायस्टोलिक जो है 80 यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर इन केस ऊपर वाला जो है 140 से ज़्यादा आ रहा है और निचला वाला अगर 90 से ज़्यादा आ रहा है, 2 बार चेक करा 4 घंटे के ड्यूरेशन पर और दोनों बार इतना ही आ रहा है, तो उसको हाई बीपी में कंसीडर किया जाएगा। फिर उस केस में जितना हो सके उतना जल्दी महिला को आगे रेफर करना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें बीपी का क्या महत्व है। यदि महिला का रक्तचाप बढ़ा हुआ आता है तो उसके यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा की जांच यहाँ पर कर ले, है ना। अगर एल्ब्यूमिन भी पाया जा रहा है, यूरिन में एल्ब्यूमिन उपस्थित है, मतलब यूरिन के साथ प्रोटीन भी रिलीज होने लग गया है और साथ ही बीपी भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं महिला प्री एक्लेम्सिक है। प्री एक्लेम्सिक मतलब हाई बीपी यहाँ पर बढ़ चुका है, तो उसे तुरंत एमओ रेफर कर देना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के पास रेफर कर देना चाहिए, ठीक है। तीसरा केस जो होता है वो होता है वजन का महत्व। वजन के बारे में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि नॉर्मली वेट जो है 9 to 11 kg के बीच में यहाँ पर पूरे 9 महीने में इंक्रीज होना चाहिए। अगर अब अपन यहाँ पर देखें कि अगर महिला की खुराक पर्याप्त नहीं है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में जो प्रॉपर डाइट उनको दी गई है ना, डाइट प्लान जो उनको बताया गया उसका सेवन नहीं कर रही है, तो ये वजन केवल 5 से 6 किलो ही बढ़ेगा। यदि प्रति माह वजन की बढ़त जो है 2 किलो से भी कम हो रही है तो महिला ने अपर्याप्त आहार लिया है, उसकी आशंका यहाँ पर हो सकती है। और यदि अत्यधिक वजन यहाँ पर बढ़ रहा है, 1 माह में 3 किलो या उससे ज़्यादा वजन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो या तो ये वजन किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, डायबिटीज़ यहाँ पर हो सकता है, और साथ ही अगर महिला का बढ़ा हुआ बीपी मूत्र में प्रोटीन या शर्करा पाई जाती है तो उस केस में भी आप महिला को आगे रेफर कर देंगे। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बढ़ रहा है कि आपने यहाँ पर जो है यूरिन टेस्ट किया, उसमें आपको डायबिटीज़ और इसका संकेत मिलता है ना, और साथ ही आपको पता चल रहा है कि बीपी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तीसरा कि वजन भी बहुत एक्सेसिवली गेन यहाँ पर हो रहा है, तो अगेन हमें उन्हें आगे रेफर करना होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब आ जाता है गर्भवती महिला की लंबाई नापने का क्या महत्व होता है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि जो गर्भवती महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी लंबाई को भी यहाँ पर, उसकी हाइट को भी मेज़र किया जाए। अगर कोई महिला 4 फुट 10 इंच या उससे कम हाइट की है ना, तो उस केस को एक एक्स्ट्रा केस यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। क्यों, यहाँ पर आप देखिएगा, इसके पीछे का भी एक बड़ा रीज़न है। यस, इस डायग्राम को देखना, इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या होगा, उस केस में उस महिला का जो पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पर हो सकता है, ये पेल्विस आर्क होता है। अगर ये छोटा हुआ, अगर ये पेल्विस आर्क यहाँ पर छोटा होता है तो जो बच्चा होगा वो उसकी नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर नहीं होगी, फिर उसको सिजेरियन के थ्रू यहाँ पर डिलीवर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस केस में भी उसे उच्च संस्था पर रेफर कर देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन होता है वो पेल्विक आर्क यहाँ पर होता है, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा एक कंसीडर किया जाता है कि जिनकी हाइट कम है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका पेल्विक आर्क भी यहाँ पर छोटा होगा, तो फिर उस केस में बच्चे को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवर किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट आ जाता है हीमोग्लोबिन के स्तर का आकलन करना, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की जांच यहाँ पर कैसे करी जाएगी, तो जब पहला टेस्ट यहाँ पर करवाने आएगी महिला, जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तो पहले 3 महीने यहाँ पर होते हैं, तो पहले 3 महीने में जो पहली जांच यहाँ पर होगी उसमें हीमोग्लोबिन के स्तर को हम बाकी सभी जांचों की आधार रेखा यहाँ पर मानेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं, जस्ट लाइक कि फर्स्ट टाइम महिला आई, आपने उसका हीमोग्लोबिन लेवल यहाँ पर ले लिया, अगर वो नॉर्मल है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो नॉर्मल रहेगा कि शुरू के 3 महीने में ज़्यादा कुछ चेंजेस ऐसे दिखते नहीं हैं, तो उसको आप बेस मान लें। अब वो नेक्स्ट टाइम जब भी जांच करवाने आती है तो आप उस वाली बेस जो पिछली बार की जो वैल्यू थी उससे कंपैरिजन करें कि क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्या बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया है या कोई चीज़ यहाँ पर हुई है, तो उसको अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो प्रथम विजिट में जो हीमोग्लोबिन लिया गया है, अगली वाली जो 3 टेस्ट यहाँ पर होंगे उससे अपन कंपैरिजन करेंगे,
ठीक है। अगर उसमें कुछ हीमोग्लोबिन में कम दिखता है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आईएफए के मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक गर्भवती महिला जिसका हीमोग्लोबिन स्तर 11 g/dl से कम आए तो उसे एनीमिया से ग्रसित यहाँ पर माना जाता है। अगर 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर है तो एनीमिया नहीं है, तो आप उसको एक गोली आईएफए की दिन में एक बार सजेस्ट कर सकते हैं कि एक दिन में एक गोली यहाँ पर लेनी है। ठीक है। दूसरा जो अपन देख रहे हैं कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 7 से 11 के बीच में आ रहा है, मतलब कि कम तो है, ठीक है, तो मॉडरेट एनीमिया उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। इसमें 2 गोलियां यहाँ पर सजेस्ट करी जाएगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। लेकिन यदि जो लेवल है 7 ग्राम यहाँ से कम आया है, 7 से कम आता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको फिर आगे रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में महिला बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होगी। थोड़ी देर में बेहोश हो जाना, चक्कर आना, सीधे खुद से खड़े नहीं रह पाना, तो कई सारी कमज़ोरी यहाँ पर हो जाती, तो उस केस में जो है आगे ही रेफ़र करना पड़ेगा, उसमें मेडिसिन भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है। तो ये एनीमिया का लेवल होता है। यदि महिला एनीमिक मिलती है तो एक गोली सजेस्ट करना है। ठीक है। और ज़्यादा मतलब 7 से हम लोग बोल सकते हैं 7 से 11 के बीच में यदि आता है तो 2 गोली अपन यहाँ पर उसको रेफ़र कर देंगे कि एक दिन में 2 गोली यहाँ पर लेनी है। ठीक है। फिर क्या करना होगा, अगर किसी को ये ज़रूरत पड़ रही है, अगर जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 7 से 11 के बीच में है, तो उसको 1 महीने के ड्यूरेशन के बाद, 1 महीने तक तो ये गोली लेने दो, 1 महीने बाद फिर से बुलाओ और फिर से हीमोग्लोबिन की जांच यहाँ पर करनी है। यदि स्तर बढ़ा हुआ न आए तो महिला को आगे रेफर करना पड़ेगा, जिसके कारण एनीमिया के कारणों को जाना जाएगा कि एनीमिया क्यों हुआ है और उसके अकॉर्डिंग उसका उपचार यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। फिर अगला आ जाता है प्रोटीन की उपस्थिति है तो मूत्र की जांच यहाँ पर करना, मतलब यूरिन टेस्ट यहाँ पर करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है जो कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की पहचान यहाँ पर करती है, और साथ ही मातृ मृत्यु दर के प्रमुख 5 कारणों में से एक यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट यहाँ पर जो इंक्रीज होता है कि मातृ मृत्यु दर, बच्चों को जन्म देते ही माता की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से एक वजह ये भी है, किस कारण से भी होती है। यह जांच क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक विजिट में करवानी होती है। यदि महिला के यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति हो तो उसको एमओ के पास भेजें ताकि कारण का पता चल सके और उसका शीघ्र उपचार यहाँ पर किया जा सके। ठीक है। फिर हम लोग देखें तो शुगर के लिए भी यूरिन टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। यदि जांच में डायबिटीज से ग्रसित एक महिला की पहचान करी जाती है ना, तो अगर उसको देखें तो अगर उसकी जो डायबिटीज यहाँ पर हुई है, अगर वो गर्भावस्था की वजह से हुई है, तो फिर उसके लिए भी अलग से उपचार यहाँ पर चलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर बोल सकते हैं कि महिला को शक्कर है तो उसको, शुगर है तो उसको एमओ के पास भेजें, मतलब आगे रेफर कर दें, जहां उसके रक्त में शक्कर की जांच की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर ग्लूकोज का टॉलरेंस टेस्ट भी यहां पर लिया जाएगा। अब फिर से ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब ये कौन सा टेस्ट होता है। एक तो नॉर्मल आप जांच कर लो, ठीक है, अगर लेवल थोड़ा ठीक आया तो इजीली उसको मेडिसिन वगैरह के थ्रू कवर किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने क्यों बढ़ रही है ना, भोजन नहीं करने पर, वो डाइट नहीं लेने पर, जो बोल सकते हैं शर्करा युक्त पदार्थ नहीं लेने पर भी बढ़ रही है, तो फिर उस केस में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। अब ये टेस्ट क्या होता है, बेसिकली महिला को 14 से 16 घंटे के लिए उस केस में भूखा रखा जाता है, फिर थोड़ी सी मात्रा में उसको जो है शर्करा युक्त पदार्थ यहाँ पर दिया जाएगा और फिर उसका फुल बॉडी चेकअप यहाँ पर किया जाएगा कि आखिर ये शरीर के किस अंग को जाकर प्रभावित कर रहा है, या जो यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो कहाँ जाकर आ रही है। तो इस तरीके से पूरा टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो चलिए, ये कुछ इस तरीके से एमसीपी कार्ड, इसमें जो जितनी भी बीमारियों के बारे में मेंशन किया गया था वो सारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं कि किस तरीके के, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर स्पेसिफिक एमसीपी कार्ड से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एमसीपी कार्ड का उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा, एमसीपी कार्ड बनाया क्यों गया है। सबसे पहले तो कब शुरू किया गया था, 2010-11 में इसको शुरू किया गया था। तो देखना, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देने के लिए, दूसरा बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर निगरानी रखने के लिए, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए। तो यस, इसमें महिलाएं भी आ जाती है और बच्चे भी आ जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिवार नियोजन के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए तो नहीं, गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए एमसीपी कार्ड यहाँ पर लाया गया है।
एमसीपी कार्ड में कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर शामिल होती है, तो उसमें बच्चों की गर्भावस्था से संबंधित सारी जानकारी होती है, टीकाकरण की जानकारी होती है, शिशु का वजन, उसके विकास की माप, पोषण संबंधी सुझाव, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सारी ही जानकारी आपको एमसीपी कार्ड में मिल जाएगी। तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भवती महिला को एमसीपी कार्ड पहली बार कब प्रदान किया जाता है? प्रसव के समय, प्रसव पूर्व, पहली जांच के दौरान, बच्चे के जन्म के बाद या शिशु के पहले जन्मदिन पर? तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब महिला पहली बार आती है ना, तो उसी समय उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लिया जाता है ना। प्रसव पूर्व जो पहली जांच यहाँ पर होगी उस समय जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा इसके अंदर। तो प्रसव पूर्व पहली जांच के दौरान। ओके, अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एमसीपी कार्ड पर दी गई टीकाकरण अनुसूची में कौन सा टीका शामिल नहीं होगा? तो अपन ने वैक्सीनेशन एक बार पूरा अलग से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन यहाँ पर होती है। इसमें बीसीजी होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है, डीबीटी जिसमें अपन इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, तो टोटल पेंटावेलेंट होती है, ठीक है। तो उसमें चेचक नहीं आता है, तो चेचक वैक्सीन का नाम नहीं है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, एमसीपी कार्ड पर 1 वर्ष की आयु में बच्चे का जो आदर्श वजन है वो कितना होना चाहिए? तो लगभग 10 किलो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो 3-3.5 किलो का तो उसी समय हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। फिर रैपिड ग्रोथ यहाँ पर होती है, तो लगभग 1 वर्ष में 10 किलो के आसपास हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमसीपी कार्ड में कितने चेकअप की सिफारिश यहाँ पर करी जाती है? एमसीपी कार्ड में जो बताया जाता है कि कितने हेल्थ चेकअप्स लगेंगे, तो शुरू के 0 से 3 महीने में पहला चेकअप लगता है, चौथे 5वें महीने में दूसरा चेकअप लगता है ना, छठे 7वें में तीसरा चेकअप यहाँ पर लग जाएगा, और लास्ट का 9 मंथ जो होता है उसमें 4th चेकअप होता है। तो प्रसव के समय उससे पहले 4 चेकअप, अगर उसके बाद 2 चेकअप और होते हैं तो 4+2 यानी कि टोटल 6 चेकअप्स यहाँ पर लगते हैं। तो प्रसव पूर्व 4 और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी 2 चेकअप और होंगे, तो टोटल 6 चेकअप यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमसीपी कार्ड का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, है ना, वो सब इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ही इस डिटेल को फिल करते हैं। डॉक्टर्स हो गए और परिवार हो गए, तो ये सभी जो है एमसीपी कार्ड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखो, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसको फिल करना। इसको फिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक न्यूज़ ये भी हाल फिलहाल में ही सुनने को मिली थी कि एक नर्स ने यहाँ पर क्या किया कि बच्चे का जो वैक्सीनेशन का टाइम था उससे कुछ 14 दिन पहले उसको वैक्सीन लगा दी। तो इसका बिल्कुल टाइम फिक्स होता है, आप इसको बहुत डिले भी नहीं कर सकते और अर्ली तो कभी नहीं कर सकते कि चलो नेक्स्ट अगले महीने की 15 तारीख आ रही है तो मैं पिछले महीने की 20 तारीख को ही लगा देते हैं या फिर 1 तारीख को ही लगा देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। आप उसके वैक्सीनेशन का जो डेट आई है, जस्ट लाइक कि अगले महीने की 20 तारीख आ रही है, जस्ट लाइक 20 जनवरी आ रही है, तो 20 जनवरी से आप एक आध वीक थोड़ा अगर हो रहा है कि जो अपना वीक में फिक्स डेज होते हैं उसी दिन वैक्सीनेशन के प्रोग्राम होते हैं, तो उससे थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो रहा हो तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है, बहुत अर्ली भी नहीं करना है। तो बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वो बहुत एक डेंजरस केस यहाँ पर होता है। तो उसको फिल करना, बिल्कुल डेट वाइज फिल करना, जस्ट लाइक 4 दिन भी आगे हुआ तो वो डेट भी यहाँ पर मेंशन करी जाती है, ताकि अगली बार जब डेट आए तो उसको वापस से मैनेज कर लिया जाए, ठीक है। तो एमसीपी कार्ड का स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रयोग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, परिवार यहाँ पर यूज़ कर सकता है। इसीलिए इस महिला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसका खाना क्या होगा, उसको किस समय नाश्ता करनी है, किस समय खाना, किस समय रेस्ट, कितना पानी पीना है, सारी ही चीज़ें इस कार्ड के अंदर मेंशन करी जाती है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, एमसीपी कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पोषण संकेतक ट्रैक किया जाता है? एक तो देखो बीपी चेक किया जाता है, शुगर लेवल चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर चेक किया जाता है, और शिशु का जो लंबाई वजन अनुपात है उसे भी चेक किया जाता है। तो सारी ही चीज़ें जो है एमसीपी कार्ड के अंदर चेक करी जाती है। पर्पस क्या है? मातृ मृत्यु दर और जो नवजात शिशु मृत्यु दर है उसको यहाँ पर कम करना इसका मेन टास्क यहाँ पर है, ठीक है, ताकि कम से कम मृत्यु यहाँ पर हो, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है ये स्टेट वाइज जाती है। जैसे लाइक कि मध्य प्रदेश में एमएमआर रेट क्या है, नवजात मृत्यु दर यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ये स्टेट वाइज जो है पूरा डेटा यहाँ पर जो है ट्रैक किया जाता है। तो स्टेट वाइज यहाँ पर अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है ताकि इसको जितना कम हो सके, जितना रिड्यूस हो सके उतना यहाँ पर करना होगा, ठीक है।
ओके तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक हैं। अब आगे हम लोग जो है एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस एमसीपी से पूछे गए, एमसीपी कार्ड से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं, ये तो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो एमसीपी कार्ड अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे और सारी चीज़ें वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। साथ ही अभी अपना WIFS प्रोग्राम भी बचा है जो कि लेटेस्ट ही है, तो डेफिनेटली ये करंट अफेयर्स का भी आपका टॉपिक है, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।